चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल जैसा आपको बोला, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पेयर ऑफ लाइंस डायरेक्टली इन दी सिलेबस ऑफ जेई मेंस और जेई एडवांस ये इन्वॉल्व नहीं है, आपको गिवन नहीं होता वहां पर, बट इनडायरेक्टली इसका यूज ज्यादातर ज्यादातर हाइपरबोला के चैप्टर में है। जब एसिम्पटोट्स के कंसेप्ट आते हैं, मतलब पेयर ऑफ लाइंस का कंसेप्ट आता है, और इसलिए अपन को पेयर ऑफ लाइंस थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। तो हियर वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। आपने लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो लाइन और पेयर ऑफ लाइंस में बस इतना फर्क है कि आपने लाइन के ही इक्वेशन पढ़ने हैं, बट वो कंबाइंड फॉर्म में पढ़ने हैं। दो लाइन के इक्वेशंस को एक ही इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसलिए हम इसको पेयर ऑफ लाइंस बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट बच्चे एंटर हो चुके हैं, तो अपन शुरू करते हैं पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में सबसे पहला कंसेप्ट कि जो होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन always represent two straight lines passing through origin। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी भी आपको सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन मिलेगा जो कि होमोजीनियस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। होमोजीनियस का मतलब है कि हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। होमोजीनियस से मतलब है हर टर्म का डिग्री जो है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला इक्वेशन कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे ऑफ सेकंड डिग्री। चूंकि आप यहाँ पर देख रहे हो हर टर्म का जो डिग्री है वो 2 है। हर टर्म का डिग्री जो है वो 2, इस टर्म का डिग्री भी 2 है, इस टर्म का डिग्री भी 2 है, इस टर्म का डिग्री भी 2 है, और इसलिए दिस इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकंड डिग्री का 2 डिग्री का है। तो ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलवेज रिप्रेजेंट्स two straight lines passing through origin। कभी भी आपको ऐसा इक्वेशन मिले जिसमें केवल 3 टर्म हो, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो और एक्स वाई हो, ऐसा इक्वेशन हमेशा 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंडीशन। ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इस बात को अभी हम वेरीफाई आपको करके बता रहे हैं। तो इस एक बात में आप ये सीखेंगे कि दिस इज अ कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। 2 लाइंस को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि मेरे को कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस गिवन है, तो उससे 2 सेपरेट इक्वेशंस कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? हाउ वी फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन जिन 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है उनको अलग अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे? तो जब हम सेपरेट करेंगे, 2 अलग अलग लाइन निकालेंगे, तो आपने लाइन का चैप्टर पढ़ा है और उसमें आप देखोगे कि दोनों लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है, कोई भी कर्व
यदि ओरिजिन से पास होता है तो उस कर्व की इक्वेशन में कभी भी कांस्टेंट टर्म नहीं आता, जो भी टर्म आएंगे वो विथ वेरिएबल आएंगे, एक्स और वाई उसमें जरूर होगा, विदाउट एक्स वाला कोई टर्म उधर नहीं होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए। तो फर्स्ट वी वेरीफाई हाउ वी फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, और इस बात से हम ये भी वेरीफाई कर देंगे कि ये इक्वेशन हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट करे। एंड फॉर दिस सबसे पहला स्टेप, मतलब ये स्टेप ये भी है कि हम इसको ये शो कर रहे हैं कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें हम ये भी बात फाइंड आउट कर रहे हैं कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस दिया है, सेपरेट इक्वेशन कैसे आप उसके निकालोगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बीच में। अब देखिए, तो फर्स्ट वी टेक अवर गिवन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। सबसे पहले तो हमने ये कंबाइंड इक्वेशन ले लिया, एंड आफ्टर दिस जब आपको सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने हैं तो हम इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे देन यू गेट ए प्लस या फिर आप इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स वाले टर्म इसको कहना लिखें ताकि आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, 2h y अपॉन x plus a equals to 0. Now this is a quadratic equation in y upon x. ये y upon x में quadratic equation है। आप चाहो तो इसको y upon x को m मान लो। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं let y upon x equals to m. Therefore our equation becomes dm square plus 2hm plus a equals to 0. This is our quadratic equation in m. और अब आप देख रहे हो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यूज आएंगी, और यदि आप m की दो वैल्यूज को यहाँ पर डालेंगे, मान लो m की वैल्यू 1 और 2 आ गई, जब आप m का वैल्यू 1 डालोगे तो लाइन मिलेगा y बराबर x, जब m का वैल्यू 2 डालोगे देन यू गेट y बराबर 2x, देन वी गेट टू लाइंस y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 2x, एंड आप ये देख रहे हो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वो भी मैं निकाल देता हूं। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला मेथड से जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो 2 बनेगा बाहर रूट के, 2 2 2 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, एंड आफ्टर कैंसिलेशन ये इक्वेशन आपको दिखेगी इस तरीके से। So here we get m is equals to minus h plus minus h square minus ab upon b। 2 कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पर जब आप ए बी और एच के वैल्यू डालोगे तो ये कोई नंबर बनेंगे। So we get m. So therefore lines represented by equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 are, एक बार here we take positive sign और m की जगह पर y अपॉन x लिख देंगे क्योंकि m को हमने y अपॉन x सपोज किया था। तो पहली लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y बराबर माइनस एच प्लस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, एंड सेकेंड लाइन इज y is equals to minus h square minus ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। तो ये आप देख रहे हो y बराबर mx टाइप के दो लाइंस हैं, इसलिए ये इक्वेशन हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और दोनों भी लाइन ओरिजिन से पास होंगे क्योंकि ओरिजिन इनको सेटिस्फाई करता है, 0 0 सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से
कभी भी आपको कंबाइंड इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने हैं इस होमोजीनियस, तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। कभी भी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आपको मिलेगा, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर हो, एक्स वाई हो, वाई स्क्वायर हो, मतलब हर टर्म का डिग्री सेम हो, तो ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरीके से दिस इज द मेथड हाउ वी फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। और अब मैं इस कंसेप्ट में थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी आप उसको पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। होमोजीनियस से एक्चुअली मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब सबका टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। होमो होमो का मतलब सेम, तो होमोजीनियस का मतलब ये हो गया कि हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। जैसे आप सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन जब पढ़ते हो तो उसमें इतना पोर्शन तो आता ही है, लेकिन इसके साथ 2gx प्लस 2fy प्लस c आता है, लेकिन वो 2x 2gx 2fy और c में डिग्री 2 नहीं है। तो यदि आप पूरा सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात करोगे तो होमोजीनियस नहीं है। ऐसे ही जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वो भी होमोजीनियस नहीं है, लेकिन मैं केवल ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 बोलूँ तो वो होमोजीनियस है। मतलब जितने भी टर्म है हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, होमो का मतलब। सर एग्जांपल बता दो ना। ये तो बताया एग्जाम्पल, इसको होमोजीनियस बोलेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 ये होमोजीनियस है, और ये नॉन होमोजीनियस है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये नॉन होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। यही तो बताया वो भी अभी, समझ गया कुणाल? हाँ सर। सर मतलब हम क्यों चाहते हैं कि मतलब ओरिजिन से पास हुई वो दो लाइन वो होमोजेनियस है तो उसको बोले लिए क्यों? मतलब अपन ने होमोजेनियस लिए ना जो हमेशा ओरिजिन से पास करते हैं, तो अपन ऐसा क्यों चाहते हैं कि नहीं, उन्हें लेना चाहते पड़े? नहीं है। मैं अभी होमोजीनियस ले रहा हूँ और उसके बाद फिर अपन हेट्रोजीनियस के लिए बात करेंगे। मैं तो ये बोला कि कभी ये पोर्शन आपके सामने आ जाए तो आप ये समझिएगा कि ये दो लाइन से ओरिजिन से पास हो रही हैं। अब मैं ये बात करूंगा बिल्कुल इसी के पैरेलल रख के कि जब ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है ऋषभ? अच्छा ठीक है सर। हाँ। अच्छा, दूसरी जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने मान लिया लेट M1 M2 are slopes of line represented by ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये तो अपन जानते हैं दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये अपन ने अभी वेरीफाई भी कर दिया। जब दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो दो स्लोप होंगे दो लाइन के, उनको यदि मैं M1 M2 नाम दे दूं तो ये आप याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देन इन दोनों का जो सम होता है M1 प्लस M2, ये -2h/b -2h/, उसको आप यहां से भी बता सकते हो क्योंकि अपन ने ये क्वाड्रेटिक माना था, और आप ये जानते हो यदि ये क्वाड्रेटिक है और M1 M2 इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, ये वही लिखा है -2h/b। या फिर आप इसको, ये दीज आर दी वैल्यूज ऑफ M1 एंड M2, ये M1 M2 की वैल्यूज हैं। आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी -2h/b आएगा, आप ऐड करके देख लीजिए। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ M1 का वैल्यू -h प्लस √h² -ab/b, and M2 is -h -h² -ab/b।
These are the values of m1 m2 and when we add these two we get minus 2h upon b. तो जो लाइंस को जो रिप्रेजेंट करना है ये इक्वेशन, उन दोनों लाइंस के स्लोप्स का सम माइनस 2h अपॉन b होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप a बाई b, जहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a होता है तो a बाई b आएगा। तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा m1 और m2 का, ये आपको a बाई b दे देगा। तो ये स्लोप्स में रिलेशन निकल के आ गया। और अब इसी रिलेशन से मैं एक और रिलेशन फाइंड कर रहा हूं जिसकी जरूरत हमको आगे वाले स्टेप में है। तो वो ये है कि अब मैं यदि डिफरेंस निकालूं इन दोनों का m1 माइनस m2, अपन जानते हैं कि m1 माइनस m2 कैन बी रिटन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये आइडेंटिटी होता है अपना। तो इसमें अपन m1 प्लस m2 और m1 m2 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी गेट m1 प्लस m2 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, दिस इज 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4m1 m2, दिस इज 4a by b. Now take the LCM b square. तो b square आप LCM लेंगे तो this gives you 4h square minus 4ab upon b square. और अब यहाँ से 4 न्यूमरेटर में से 4 कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में b square बाहर हो जाएगा। This can be written 2 upon b square root over h square minus ab. So this is m1 minus m2. तो यहाँ पर हमने ये सपोज किया है कि यदि ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके स्लोप्स m1 और m2 है, सम ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स और डिफरेंस बिटवीन स्लोप्स का वैल्यू कितना कितना और कितना होता है, ये हमने यहाँ पर वेरीफाई किया सेकंड पेज पे। नाउ यू टेक दी स्क्रीनशॉट। इसकी क्या यूटिलाइजेशन है उसको अगले पेज पे लेके जा रहे हैं। टेक दी स्क्रीनशॉट फर्स्ट, पेज नंबर 2 है ये। चलिए मूविंग ऑन टू थर्ड पेज। तो आप देखिए इसमें if theta is angle between lines represented by equation ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन से मान लो जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनके बीच में एंगल थीटा है, तो आपको इस एंगल की वैल्यू निकालना है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो आपने अभी ये देखा कि दिस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो इक्वेशन कभी भी आएगा तो हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास हो रही है। और आपने अभी ये भी शो कर लिया कि यदि m1 m2 इन लाइंस के स्लोप्स हैं
तो आपने अभी ये निकाला है कि इनका सम ऑफ स्लोप्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होता है, और डिफरेंस बिटवीन स्लोप्स कितना होता है। एंड वंस यू गेट दिस, और इफ वी सपोज कि इफ थीटा इज एंगल बिटवीन देम, यदि थीटा इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, तो आप ये जानते हो कि दो लाइंस के स्लोप पता है, या आपने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ा, दो लाइंस के स्लोप पता है, तो अपन एंगल के लिए जानते हैं फॉर्मूला। सिंस वी नो दैट, पहले तो मैं इसका फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है, फिर अपन उसको वेरीफाई करते हैं। तो tan थीटा के लिए फॉर्मूला है 2√over h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस। This is the formula represented angle between. This is the formula for calculating angle between lines represented by this equation. Now we verify this formula. कि how we verify this, कैसे लाए? तो वेरिफिकेशन के लिए आप ये जानते हैं थीटा एंगल बिटवीन लाइंस है जिनके स्लोप m1 m2 है। तो सिंस वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसमें वैल्यू डाल दीजिए। m1 माइनस m2 का वैल्यू अभी प्रीवियस पेज पे आपने निकाला था, वो आता है 2 अपॉन b स्क्वायर रूट ओवर h स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाय m1 m2 है a बाई b, दोनों आपने निकाला। नाउ जब आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab। तो नाउ इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। जब भी ये इक्वेशन दिया होगा, इसमें a का, b का और h का वैल्यू डाल दो, देन यू गेट द एंगल बिटवीन लाइन, tan थीटा आपको मिल जाए। तो दिस इज द फॉर्मूला। मतलब दो तरीके हैं, एक तो आप ये कर सकते हो कि ये कंबाइंड इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, उसको सेपरेट इक्वेशन निकाल लो अलग अलग, एंड वंस यू गेट दी सेपरेट इक्वेशन, मतलब दो लाइन बन गए, तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं, ये अप्लाई कर दें। या इससे ज्यादा बेस्ट ये है कि आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखें कि जब दो लाइंस कंबाइंड फॉर्म में दिए हैं और को एंगल निकालना है, तो जब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें ये गरज नहीं पड़ेगी कि अपन सेपरेट इक्वेशन निकाल लें, फिर स्लोप निकाल लें, फिर फॉर्मूला में डालें, इतना सब नहीं करने की जरूरत। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, इसमें a, b और h का वैल्यू पहचान के डाल दो एंड वी गेट दी एंगल बिटवीन लाइंस। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस यदि एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो ये नोट में आप कंडीशन लगाएं। देखें, पहली बात है कि इफ लाइंस आर पैरेलल, then यदि लाइंस पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा, tan 0 0 होता है। इसलिए इस क्वांटिटी को जब आप जीरो से इक्वेट करोगे तो पैरेलल का कंडीशन हो जाएगा h स्क्वायर बराबर a। तो यदि कभी इस इक्वेशन के लिए h स्क्वायर बराबर ab आ जाए तो इससे रिप्रेजेंट दो लाइंस हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दूसरा, if lines are perpendicular then a plus b equals to 0। यदि लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो tan थीटा 90 होगा, मतलब थीटा 90 होगा, tan 90 नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन मतलब समथिंग अपॉन 0, इसलिए डिनोमिनेटर 0 होगा। तो पैरेलल के लिए न्यूमरेटर 0 कर दो, परपेंडिकुलर के लिए डिनोमिनेटर 0 कर दो। और कभी भी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिले a plus b 0 का मतलब क्या है? a is the coefficient of x square and b is the coefficient of y square। तो coefficient of x square प्लस coefficient of y square यदि 0 हो जाएगा तो हमेशा आप बोलेंगे कि लाइन जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। मतलब a और b न्यूमेरिकली सेम, साइन में अपोजिट होना चाहिए। जैसे मैं इक्वेशन लिखूं x स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस y स्क्वायर,
तो अब इससे जो दो लाइन बनेंगी वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर आएंगी. So now take the screenshot. This is the formula for calculating angle between lines represented by this equation. उनके पैरेलल और परपेंडिकुलर होने का कंडीशन. चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. तो ये तो बात थी अपनी होमोजीनियस इक्वेशन की कि जब हर टर्म का डिग्री सेम होगा तो होमोजीनियस होगा. लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कि जब हमको पूरा का पूरा सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिल जाएगा, और आप ये जानते हो कि जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइन भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला भी हो सकता है. 5 में से कोई एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है और हर कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन अलग अलग हैं जो आपने पहले मेंशन करी हुई. लेकिन अब चूंकि अपन पेयर ऑफ लाइंस पे डिस्कशन कर रहे हैं तो अब मैं ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो कि मैंने कल आपको लास्ट में बताया था कि जब सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आएगा तो उससे आप सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे निकालोगे. और उसमें एक रीजन अपना ये रह गया था कि वो आप लाइंस निकालने के लिए सबसे पहले आपने उसका होमोजीनियस पार्ट ही लिया था. कल आपको एक्सप्लेन किया था, ये होमोजीनियस पार्ट लिया था, उससे दो लाइन बनाई थी, उसमें दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करे थे, फिर ज्वाइन किया था, कंबाइंड किया था और फिर गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया. तो अब उसके पीछे का रीजन आपके सामने रख रहा हूं कि क्यों हम दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो पेज नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं. और एक और बात, कल आपका जो है वो क्लास का प्रिपरेशन लीव रहेगा, पहली बात. सेकंड थिंग जो है वो सिलेबस टेस्ट का जो है हाइपरबोला आएगा कंप्लीट एंड एलिप्स के कुछ क्वेश्चन उसमें आएंगे. ठीक है, तो 25 क्वेश्चन में आपका इस तरीके से एलिप्स और हाइपरबोला हम कंप्लीट करेंगे. कल आपका प्रिपरेशन लीव रहेगा. और अब अपन चलते हैं अपनी अगली बात पर. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. और इवनिंग बैच में आज और कल दोनों जगह प्रिपरेशन लीव है. ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, टेस्ट अच्छे से दीजिए, सिलेबस आप हम पे छोड़ दीजिए. हम कभी भी खड़े होकर 24 घंटे आपके खड़े होकर आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे. उसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. अपनी पढ़ाई पे तो जो पढ़ लिया उसको आपने अच्छे से अच्छा करना है. ठीक है, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. अगली बात, अपन सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं. तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि ये आपको कल बताया कि सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है. ये हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि इसका होमोजीनियस पार्ट, कितना पार्ट, उसके बारे में आप अभी तक पढ़ रहे थे. ये ऑलवेज रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. बट यदि इस पार्ट में हम इतना पोर्शन और ऐड कर दें तो ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन बन जाती है. और ये हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करती दो लाइंस को. इसको दो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन ये है, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स two straight lines if ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square बराबर 0. ये आपकी डेल्टा की वैल्यू, इसको डेल्टा से डिनोट किया गया. तो
ये है आपका, यदि ये रिस्ट्रिक्शन फुलफिल हो जाएगा तो हमेशा ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब ये या तो सर्कल होगा या पैराबोला या एलिप्स या फिर हाइपरबोला में से कोई एक बनेगा। दो लाइंस बनने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन फुलफिल होना चाहिए। इसी रिस्ट्रिक्शन को 3/3 के डिटर्मिनेंट के टर्म्स में ए बी सी एच डी एच डी एफ एफ, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज आती है ओपन करने के बाद। ठीक है, तो आपको अभी मैं सजेस्ट करूंगा अभी भी और आगे भी जब आप डिटर्मिनेंट समझ भी लेंगे तब भी आप इसी कंडीशन को यूज करें। ठीक है, अभी तक अपन इससे करते आए क्वेश्चन, लेकिन ये 3/3 का डिटर्मिनेंट से आपको क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये भी मैंने क्यों लिखा आपके सामने, वरना मैं लाता नहीं। तो ये क्यों डिटर्मिनेंट लिखा, तो अब आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं जो कल की बात हमारी थी लास्ट पोर्शन की, कि हमने क्यों वो दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करे थे। तो अब आप ये समझिए कि एक तो चीज ये होगी कि ये हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करती। दो लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फुलफिल होना चाहिए, पूरा इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा तब जब ये 0 होगा। यदि मैं इसका होमोजीनियस पार्ट लूं तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ये हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, बट हेटेरोजीनियस पार्ट दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जब ये डेल्टा आपका 0 होगा। और एक बात कि जब हमने ये मान लिया कि डेल्टा 0 है तो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, और अब वो इंपॉर्टेंट बात जो कल की थी कि जो अपन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and lines represented by above equation are parallel to lines represented by this equation, homogeneous. So this is the important thing जो कल आपके साथ में डिस्कस कर रहा था। आपने ये पढ़ा कि होमोजेन जो मतलब जो मैंने लिखा है उसको आप डायग्राम में देखोगे तो ये है डायग्राम। होमोजेनियस पार्ट तो हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास होती हैं। जो कि y बराबर m1x और y बराबर m2x। अब मैं यदि इसी होमोजेनियस पार्ट में इतना पोर्शन और ऐड करता हूं तो ये, और इसके लिए यदि डेल्टा 0 हो जाता है तो ये भी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और उन दो लाइन की खासियत ये है कि ये जो दोनों लाइन है इन दोनों लाइंस की पैरेलल होती है, मतलब एक लाइन आपको इस तरीके से मिलेगा, फर्स्ट वन इसके पैरेलल और दूसरा इसके पैरेलल मिलेगा। ये जो दो लाइंस बाहर बनी हुई है ये इससे रिप्रेजेंटेड, पूरी इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड दो लाइन। तो आपने यदि ये लाइन का इक्वेशन y बराबर m1x लिया है तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन y बराबर m1x प्लस c, इसलिए हम वहां पर वो c ऐड करते थे। और ये लाइन जो है ये y बराबर m2x है, इसकी पैरेलल लाइन y बराबर m2x प्लस d हो जाएगा। और इसलिए हमने वहां पर क्या किया था, जब सेपरेट, ये कंसेप्ट है सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालने के लिए which are represented by this second degree general equation. So for calculating the separate equation, first we take the homogeneous part जिससे आपको ये दो लाइंस मिलेंगी, and then we introduce two constant c and d, क्योंकि लाइंस जो है वो इन दो लाइंस के पैरेलल है। और जब दो अननोन आपने उसमें इंट्रोड्यूस करे हैं सी एंड डी, तो फिर दो अननोन निकालने के लिए यू रिक्वायर टू इक्वेशंस, तो इसलिए हम उनको कंबाइन करके गिवन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सो वी गेट
two equations in C and D, and after solving these two equation आपको C और D मिल जाता है, तो आप ये separate equation of lines पे पहुंच जाते हैं. So this is the reason behind the concept. क्यों? तो अब इसमें एक बात ओवरऑल निकल के आती है कि इससे जो रिप्रेजेंटेड दो लाइंस हैं, ये तो हमेशा ओरिजिन से पास होंगी, मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन पर होगा. अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपसे, मान लो ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन का डेल्टा 0 है, मतलब दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता. इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ओरिजिन नहीं, इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो उसको आप याद रखिएगा. एक तरीका ये है कि इफ वी हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, तो आप क्या करो, सबसे पहले इससे रिप्रेजेंट दो लाइन अलग अलग निकाल लो, और निकालने के बाद दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो. सॉल्व करने के बाद वी गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट वो लेंथी है. आपको सेपरेट इक्वेशन कल आपने देखे थे निकालना, तो पहले पूरा मेथड करके आपको सेपरेट इक्वेशन निकालने पड़ेंगे, फिर जो दो लाइंस आएंगे उनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पहुंचोगे. काफी लेंथी कंसेप्ट है. बजाय उसके आप डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं कि दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होता है. दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय hf minus bt upon ab minus h square और af minus hb upon ab minus. आपको a b c h f g ये 6 अननोन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये इक्वेशन आपको दिया होगा. तो आप इससे कंपेयर करके ए बी सी एच एफ जी का वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दोगे, यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन. ठीक है. सो एक बार और देखें, ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता. पूरे इक्वेशन को दो लाइंस रिप्रेजेंट करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन होना जरूरी है फुलफिल. अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये, इससे रिप्रेजेंट जो दो लाइंस है वो होमोजीनियस पार्ट से रिप्रेजेंट दो लाइंस के पैरेलल होती है. ये डायग्राम में आपको बनाया और ये लिख के भी दिया आपको कि रिप्रेजेंट जो दो लाइंस होंगी वो इन गिवन लाइंस के पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो फिर अपन यही कंसेप्ट का यूज करेंगे कि जब आपको इसको सेपरेट इक्वेशंस निकालने हैं, तो सबसे पहले होमोजीनियस पार्ट लेके दो लाइंस बना लेंगे, और फिर दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करके कांस्टेंट के वैल्यू निकाल लेंगे. सो वी गेट दी लाइंस. तो एक बार मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर रहा हूँ बाय मेथड. ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का. नाउ यू टेक दी स्क्रीनशॉट. कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए. Take the screenshot. Moving on to page number 5, and here we solve one more question. सर हाँ बोलो बेटा. सर हाँ सर अगर जनरल इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट कभी ओरिजिन नहीं बनता. नहीं, जनरल इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन, क्योंकि लाइंस उसके पैरेलल होती है. जब जनरल इक्वेशन है तो लाइंस ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में होंगी, और जब किसी लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर वो कभी ओरिजिन से पास नहीं होता, क्योंकि इससे जो रिप्रेजेंट दो लाइंस होंगी इनमें कांस्टेंट नहीं आते, इसलिए ये ओरिजिन से पास होते हैं. बट जब इनके पैरेलल लाइन आप निकालोगे तो कंसेप्ट आपने यही पढ़ा है कि अपन क्या करते हैं, इसमें और इसमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. जब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर वो ओरिजिन से पास नहीं होता, और इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन ओरिजिन आपको मिलेगा. नीचे हैं, एक मिनट वेट करो. चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक क्वेश्चन करते. सर वो पैरेलल होते अपन ने ऐसा क्यों बोला है, मतलब ऐसा क्यों बोलते कि वो पैरेलल होनी चाहिए? क्या बोले? वो लाइन मतलब अपन क्यों मानते हैं कि पैरेलल है?
पैरेलल उसके नहीं है, क्योंकि आपने ये होमोजेनियस पार्ट से तो दो लाइन बनाई, अब इसी के आगे आपने ये चीजें आगे बढ़ाई हुई है, हेटेरोजेनियस पार्ट ऐड किया, तो इससे जो दो लाइन्स रिप्रेजेंट हो रही है पूरे इक्वेशन से, वो उनमें इतना पोर्शन तो इन्वॉल्व है, और इतना पोर्शन इन्वॉल्व है उसके कारण लाइन्स जो मिलेंगी वो इन्हीं के पैरेलल मिलेंगी आपको, ठीक है। सो बोलते नहीं, उसके पीछे रीजन ये है कि आपने ये पोर्शन को तो कम किया ही नहीं, आपने इसमें और कोई ऐड कर दिया, तो जब ऐड कर दिया तो फर्क क्या पड़ेगा कि जो लाइन्स आपकी बनी है वो इन्हीं के पैरेलल होगी, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अदर देन ओरिजिन होगा। ओके सर, अपन ने जब वो होमोजेनियस वाले लिए थे तो उसमें से अपन को जब सेपरेट किए थे तब अपन को एक्स और वाई के टर्म्स मिले थे। अब अपन जब अपन वो बाकी का टर्म ऐड कर रहे हैं तो उसमें भी तो एक्स और वाई के टर्म्स है ना, तो स्लोप में कुछ अल्टरेशन भी तो आ सकता है। नहीं, स्लोप में कुछ मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, स्लोप में कुछ अल्टर, क्योंकि भाई स्लोप में फर्क ये आता है कि क्योंकि लाइन्स पैरेलल हो जाती है तो स्लोप उनका चेंज नहीं होता, क्योंकि पूरा पोर्शन इसी से डिसाइड होता है। आप यदि दो लाइन्स लें, देखो एक तो आप मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को, ठीक है, मैं आपको अगले पेज पे बताऊँ। तो आपका ये है कि आपने यदि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को मल्टीप्लाई, ये दो लाइन बनेंगी ओरिजिन से पास होने वाली हो, जब कंबाइन करोगे तो दिस गिव्स यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन दो लाइन बनेंगे। अब मैंने आपको इसमें क्या किया, जब आप इसमें दो कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एक्स प्लस वाई माइनस वन और एक्स माइनस वाई प्लस वन, तो आपने इतना पोर्शन तो सेम रखा। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पोर्शन बनेगा ही बनेगा, इसमें ये आते ही है इसमें, क्योंकि इनके पैरेलल लाइंस आप बना रहे हो। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई, कंबाइंड इक्वेशन कैसे करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट x स्क्वायर माइनस xy प्लस x, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट xy माइनस y स्क्वायर प्लस y, और जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट माइनस x प्लस y माइनस वन इक्वल टू जीरो, और अरेंज करोगे तो आप देखोगे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता, ये कट जाता, ये भी कट जाएगा, और फिर प्लस वाई माइनस वन, टू वाई माइनस, क्या अब आप देख रहे हो ये पोर्शन यहाँ भी आया। तो ये रीजन है उसके पीछे कि जब आप इतना पोर्शन सेम रखोगे तो इससे जो रिप्रेजेंटेड दो लाइंस होंगी वो इन दो लाइंस के पैरेलल ही मिलेंगी सेम। ये पोर्शन सेम बनने का पीछे का रीजन ये है कि लाइंस पैरेलल आती है। क्लियर है ऋषभ? ओके सर। सर मतलब जो स्लोप वाला पार्ट है तो उसी पार्ट से डिसाइड होता है। हाँ हाँ, सुना एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं जिसमें अपन कल की मेथड को एक बार और रिवाइज करेंगे और आज के कंसेप्ट को वेरीफाई भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है ये कि फाइंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस represented by equation x square plus 3xy plus 2y square plus 4x plus 5y plus 3। इससे जो दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं उनको अब आपको सेपरेटली फाइंड करना है। तो कल जो आपको मेथड बताया कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप इसका होमोजेनियस पार्ट लीजिए। अब आपको ये बोला कि होमोजेनियस पार्ट है ये, तो ये हमेशा दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो अपन फाइंड कर लेते हैं। तो इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो यू गेट x प्लस वाई और x प्लस 2y, इसको ओपन करिए तो आपको फिर से यही मिलेगा। ठीक है, तो ये सेपरेट इक्वेशंस लाइंस के आगे।
Therefore, lines are x plus y equals to 0 and x plus 2y equals to 0. तो ये होमोजीनियस पार्ट से दो लाइंस आ गए. अब पूरे यदि आप पार्ट की बात करेंगे तो पूरे पार्ट से जो रिप्रेजेंटेड दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस के पैरेलल होंगे. सो अब अगला स्टेप अपना ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस represented by equation first r. क्या होंगे? ये एक लाइन है, इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर लिया x plus y plus c बराबर 0 और दूसरे लाइन में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये दो लाइन. अब आपको इसमें सी और डी का वैल्यू निकालना है, अननोन का. सी और डी दो अननोन है, दो अननोन निकालने के लिए वी रिक्वायर टू इक्वेशंस. तो अब अपन ने ये माना है कि जो दो लाइंस हैं इन लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. तो इनको मर्ज कर देते हैं, जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगी इससे कंपेयर कर देंगे. तो ना इनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करें. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये पोर्शन तो सेम आएगा यार, इतना पोर्शन सेम आता है, तो वो मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके देख रहा है. ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y². नाउ अब आपको एक x वाली टर्म मिलेगी, तो x वाला टर्म क्या आएगा, xd प्लस cx. तो ये बनेगा c प्लस dx. फिर y वाला टर्म आएगा, y वाला टर्म बनेगा yd प्लस 2cyd, मतलब 2cy. तो 2c प्लस dy. लास्ट में बनेगा कांस्टेंट टर्म cd बराबर 0. जब आप इन दोनों का इक्वेशन कंबाइन करोगे, मर्ज करोगे, तो ये इक्वेशन मिलेगी. और जब मर्ज करेंगे तो इतना पोर्शन सेम बनेगा. सो अब इससे रिप्रेजेंटेड जो दो लाइंस हैं और इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस हैं सेम है, इसलिए कंपैरिजन कर देते हैं. सो आफ्टर दिस वी गेट टू इक्वेशन इन CD. फर्स्ट इक्वेशन इज c plus d is equals to 4. x का कोएफिशिएंट c plus d, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4. और दूसरी इक्वेशन मिलेगी 2c plus d is equals to 5. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, c का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 डालोगे तो d का वैल्यू 3 आएगा. तो c 1 और d 3 आ जाएगा. सो देयरफॉर लाइंस represented by equation first r. ये अपना आंसर बन गया फाइनली. c की जगह पर 1 लिख दीजिए, x plus y plus 1 equals to 0 एंड दूसरा x plus 2y plus 3. ये आपको कल बताया था, एक बार और रिवाइज किया. नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. हाँ बोलो हर्ष. आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी हर्ष. सर राइट हैंड साइड की फर्स्ट स्टेप एक और बार बताएं. राइट हैंड साइड का फर्स्ट स्टेप इन दोनों को कंबाइन मल्टीप्लाई करो. इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना. तो अभी जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना, x को x से करना, फिर x को 2y से, फिर x को d से, फिर y को तीनों से, फिर c को तीनों से, और फिर जब अरेंज करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगी. ठीक है, तो कंबाइन करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, तो वो मिल जाएगा आपको. करके देखिएगा उसको. तो एक बात और छोटी सी डिस्कस करते हैं. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6.
अब यदि ये पूरा हेट्रोजीनियस इक्वेशन ले लिया जाए तो इससे रिप्रेजेंट जो दो लाइंस हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा? सो angle between lines represented by this heterogeneous equation, tan theta is equals to 2 root over h square minus 3 upon a plus. ये तो आपने अभी भी पढ़ा था एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो एंगल में कोई फर्क तो नहीं आएगा क्योंकि पूरा इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा उनमें जो एंगल बनेगा वही एंगल होमोजीनियस पार्ट से रिप्रेजेंटेड लाइंस के बीच का एंगल बनेगा। एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है। उसके पीछे का रीजन ये है कि होमोजीनियस पार्ट से जो रिप्रेजेंटेड दो लाइंस के बीच में आप एंगल निकालते हो, इसके लिए एंगल का फॉर्मूला ये था। अब यदि आप इन्हीं के दो पैरेलल लाइंस बना दें, इनके बीच में एंगल भी सेम बने, इसलिए देयर इज नो चेंज इन एंगल। होमोजीनियस पार्ट से जो एंगल बनेगा वही हेट्रोजीनियस पार्ट से, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से भी बनेगा, सेम एंगल बनता है। और इसलिए आगे की कंडीशन भी सेम है कि इफ lines are parallel, then पैरेलल की कंडीशन सेम हो जाएगी, h स्क्वायर बराबर ab। और दूसरा, if lines are perpendicular then a plus b बराबर 0। और a plus b बराबर 0 में आपको बताया था a is the coefficient of x square, that means coefficient of x square plus coefficient of y square equals to 0। कभी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का सम 0 मिल जाए तो इससे जो रिप्रेजेंट दो लाइंस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। ना इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। सर जो लाइंस अपन ड्रॉ किए OH पैरेलल और परपेंडिकुलर में जाती है ना? हाँ, दो हैं जो तो दो या तो पैरेलल होंगी या दो फिर परपेंडिकुलर। सर फिर ओरिजिन से पास होंगी ना तब भी हो? मतलब किस केस में? सर परपेंडिकुलर पैरेलल में ओरिजिन के ऊपर ही परपेंडिकुलर बनेगा कि? देखो, यदि होमोजेनियस पार्ट की बात करें तो ओरिजिन से पास होने वाली है। यदि आप पूरी इक्वेशन की बात कर रहे हो तब ये नहीं होगा। तो मतलब जो अपन ऐसे V शेप में बनाए वो परपेंडिकुलर पैरेलल में बन जाएंगे वो दो लाइन। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि आप ऐसी इक्वेशन लेते हो, जैसे होमोजेनियस की बात कर रहे हो, तो मैंने अभी आपको लेके बताया था ये लाइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब यदि आप इसमें आप देख रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर -1 है, तो ये दोनों का सम जो है वो 0 आ रहा है। इसलिए इससे रिप्रेजेंटेड जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब वो परपेंडिकुलर लाइन बनेंगे कैसे? जब आप इनके सेपरेट इक्वेशन निकालोगे, इससे जो सेपरेट इक्वेशन आते हैं वो y बराबर x, ये सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस आते हैं, y बराबर x और y बराबर -x। अब जब इनको आप ड्रॉ करोगे तो y बराबर x आपका ये लाइन होगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा, और y बराबर -x ये लाइन, ये y बराबर -x है और ये y बराबर +x, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेंगे ही वो, और एंगल बिटवीन लाइंस 90 डिग्री होगा। समझ गया प्रोनाली? हाँ सर। Now take the screenshot of this page. अपन इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। सर हाँ। सर अगर अपन को 3D प्लेन में अगर कोई लाइन का इक्वेशन लिखना रहा तो कैसे लिखेंगे? 3D प्लेन में 3 वेरिएबल आते हैं प्लस एक कांस्टेंट आता है, मतलब ax + by + cz + d।
ठीक है। Okay. 3D नहीं 3D प्लेन में एक मिनट बात सुने। देखिए ये 2D में आपको लाइन दिखती है, इसका इक्वेशन आप ax प्लस बी वाई प्लस सी लेते हो, ठीक है। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी है। जब आप इसी लाइन को 3D में देखोगे तो ये 3D में जो आपको 2D में लाइन दिख रही थी, 3D में एक प्लेन दिखेगा। तो प्लेन का इक्वेशन और लाइन के इक्वेशन में फर्क ये है कि जो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखते हो तो दिस रिप्रेजेंट अ लाइन इन 2D, बट लीनियर इक्वेशन इन 3D लिखते हो मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, तो इट रिप्रेजेंट अ प्लेन इन 3D, तो फिर वो प्लेन की इक्वेशन होगा। अब तुमने बोला 3D में लाइन, तो 3D में लाइन को लिखने के दो तरीके हैं, एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म होता है और एक सिमेट्रिकल फॉर्म होता है। तो जब आप ऐसे ऐसे दो प्लेन लोगे और दो प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो जब प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन बनाते हैं। जैसे ये आपका बुकलेट है, ये बुकलेट में ये दो प्लेन हमने ले लिए, ये दो प्लेन, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। तो ये दोनों प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे 3D में एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन बनती है, ये वाली लाइन, ठीक है। सो दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो 3D में लाइन दो तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है कि आप दो प्लेन के इक्वेशन साइमल्टेनियसली लिख दो, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, और एक और प्लेन लिख दिया कॉमा लगा के a1x प्लस b1 वाई प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। तो जब दो प्लेन साइमल्टेनियसली लिखे जाएंगे तो वो लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज लाइन को 3D में लिखने का एक और तरीका होता है विच इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फॉर्म। तो उसमें जो इक्वेशन होती है वो मैं बता देता हूँ, और काफी कुछ टर्म्स नए हैं तो वो जब 3D पढ़ेंगे तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। वैसे इक्वेशन आपको ऐसे दिखती है, x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और a1 b1 c1 आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। सो दिस इज द वर्ड डायरेक्शन रेशियो, जो आपके लिए एकदम नया है। आपने 2D में जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो सारी स्लोप से डिसाइड होती है। मतलब आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालना हो, या दो लाइंस को पैरेलल शो करना हो, या परपेंडिकुलर शो करना हो, तो हमेशा सब कुछ हम स्लोप से करते हैं। बट 3D में स्लोप जैसी कोई बात नहीं होती। 3D में कहीं आप स्लोप का नाम नहीं सुनोगे। 3D में जितनी भी बातें हैं वो सारी डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन से डिफाइंड होती हैं, तो वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तब बस आपको यदि इक्वेशन देखना है तो इस तरीके का जो इक्वेशन लिखा जाता है ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर दो प्लेन के इक्वेशन भी एक साथ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 3D में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका। ठीक है ऋषभ? सर ये अपने सिलेबस में है क्या? 3D है सिलेबस में, लेकिन क्लास 12th में है। एक्चुअली क्या क्लास 10th की क्लास 11th के टेक्स्ट बुक में 3D का इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दे रखा है, लेकिन जो आता है सिलेबस में जेई मेंस और जेई एडवांस का जो आप सिलेबस पढ़ते हो, तो यदि आप बुक्स भी देखोगे तो पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 में आता है, मतलब क्लास 12th में है। बट आपको इंट्रोडक्टरी फॉर्म के यदि स्कूल एग्जाम की बात करोगे तो स्कूल एग्जाम पर्पज से यहाँ पर क्लास 11th की टेक्स्ट बुक में आपको 3D दिखेगा, लेकिन जो कंप्लीट 3D है वो इन क्लास 12th है। 3D की जो पोर्शन है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन क्लास 11th में है, और जो कंप्लीट पोर्शन है वो क्लास 12th में है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, चलिए तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद सर। मुझे हाँ, नहीं नहीं, ये टेस्ट में नहीं आएगा मानसी, बाकी चलेंगे अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मंडे को मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।